प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस कक्षा के अंतर्गत हम आज अगला अध्याय, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व विकास और स्व प्रबंधन के बारे में जानेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं आदि की हमने जानकारी प्राप्त की। अब बात आती है सर्वांगीण व्यक्तित्व की, यानी कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, और यदि हम उस सर्वांगीण व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से तत्व या कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, उनके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास। आज की युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व को लेकर के बहुत ही सजग है। हर एक नौजवान यह चाहता है कि जो उसका व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व आकर्षक व्यक्तित्व बने, और उस आकर्षक व्यक्तित्व के लिए उसको क्या करना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो आता है वह है हमारा यह शरीर, जो हमें दिखाई देता है और जिसके प्रति हम बहुत सजग भी रहते हैं, जिसकी हम बहुत अच्छे ढंग से देखभाल भी करते हैं। एक स्वस्थ शरीर के अंदर आकर्षक व्यक्तित्व का निवास होता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सुडौल शरीर है, गठिला उसका शरीर है, उसकी हाइट है वह अच्छी है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, शारीरिक व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारे जो अंदर की क्षमताएं हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, यदि वह खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहता है, वह डिफेंस के अंदर जाना चाहता है, वह पुलिस की लाइन में जाना चाहता है, तब भी जो उसका शरीर है, उसका शरीर शक्तिशाली होना चाहिए। उसके शरीर में एक तरह से जान होनी चाहिए, शरीर के अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए। इसलिए यह जो हमारा शरीर है यह भी हमारे इस व्यक्तित्व के अंदर निखार लाता है। और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग भी है, आसन है, प्राणायाम है, योगिक क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा हम हमारे इस शारीरिक व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, शरीर का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा बौद्धिक विकास, हमारी बौद्धिकता कैसी होनी चाहिए। आज बुद्धि के क्षेत्र के अंतर्गत जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसमें हमने बहुत विकास किया है। एक व्यक्ति की उसकी जो तार्किक क्षमता है वह अच्छी होनी चाहिए, और जिन लोगों की बुद्धि या स्मृति तेज होती है वह हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। मानसिक विकास, सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वह मन की आ रही है। संतुलन नहीं है, एकाग्रता की कमी है, धैर्य की कमी है, सहनशीलता की कमी है, आंतरिक द्वंद्व चलते रहते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों के मध्य संतुलन बिठाना बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इन सभी समस्याओं के पीछे एक कारण बनता है हमारा असीमित चिंतन। एकाग्रता का विकास हो, धैर्य का विकास हो, व्यक्ति का मनोबल बढ़े, यह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हमारा भावनात्मक विकास होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के आवेग, आवेश, संवेग पैदा होते हैं, और इस अंतर मन में जो अंतर्द्वंद चलता है
उसमें जो दो धाराएं चलती है, एक नकारात्मक पक्ष और एक सकारात्मक पक्ष। व्यक्ति के जो नकारात्मक भाव होते हैं, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, घृणा है, यह व्यक्तित्व को विघटित करते हैं। हमें आवश्यकता है हमारे एक संगठित व्यक्तित्व की, और संगठित व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे सोच को सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग। सामाजिक विकास, हम समाज में रहते हैं, समाज में बहुत सारे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना, मिलना, बातें करना, व्यवहार, सब कुछ समाज के अंदर चलता है। समाज के जो नियम कायदे होते हैं उनके साथ में हमको चलना पड़ता है, और समाज की और हमारी कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ इच्छाएं होती है, और कुछ हमारी ऐसी समाज लेवल की भी, यानी कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर भी उस लेवल की या समाज हमसे जो अपेक्षा करता है उसकी भी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती है, उनके मध्य भी तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक विकास, स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानना ही आध्यात्मिक विकास है। और व्यक्ति जिसके अंदर कहा गया है कि अनंत शक्ति है, ज्ञान है, क्षमताएं और योग्यताएं उसके अंदर भरी हुई है, परंतु वह अपने उस स्वयं को, खुद को पहचान नहीं पा रहा है। और जब तक वह खुद को नहीं पहचानेगा तब तक वह अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति स्वयं को पहचानने लग जाता है तब स्वतः उसका सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के पश्चात हम आते हैं कि व्यक्तित्व विकास के कौन कौन से सोपान हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी तरफ हम थोड़ा सा अपना ध्यान दें, या उनको ध्यान में रख करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। दो बातें हमारे सामने आती है, एक तो व्यक्तित्व की भूमिकाएं और उसके सोपान, और दूसरी बात आती है स्वयं को पहचानना, अपने आप को जानना। यदि हम व्यक्तित्व विकास के सोपान की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो उसका जो पहला चरण है, जो उसकी पहली सीढ़ी है, वो है जागरण। यानी कि अपने अंदर क्या है, मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं, मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से अवगुण हैं, उनको पहचानना। जब तक हम उनको नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम अपने 10 गुणों को लिख करके बताओ, बड़ी समस्या हो जाती है, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 10 तो बहुत ज्यादा, यदि 5 की भी बात करें, प्रिय विद्यार्थियों आप खुद भी करके देखना कि आपके अंदर कौन कौन सी 5 अच्छाइयां हैं, और फिर कहा जाए कि आपके अंदर कौन कौन सी 5 बुराइयां हैं। हमें दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ता है, और हम कहें कि भाई इस दूसरे व्यक्ति की बताओ कौन कौन सी 5 अच्छाइयां बुराइयां, हम फटाफट बता देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसका जो दूसरा बिंदु है कि हम स्वयं को नहीं पहचान रहे हैं कि वास्तव के अंदर मेरी क्या पहचान है, या मेरी ऐसी क्या शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि हम जागते हुए भी हम सुसुप्त अवस्था में है, हम जागते हुए हैं लेकिन फिर भी हम जागरूक नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को, स्वयं को आप जागरूक बनाएं, और जब तक हम जागरूक नहीं बनेंगे तब तक हम उस सीढ़ी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जिस सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की हम बात करते हैं। यदि हम अपने स्वयं की पहचान करना चाहते हैं तो इसके भी कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान कर सकता है। और उन तरीकों में सबसे पहली जो बात आती है, उन बातों में यह है कि व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं का अवलोकन करे, स्वयं का विश्लेषण करे।
जो व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, अपनी विशेषताओं का विश्लेषण करता है, तब उसके समझ में आता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। और इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं, एक आदत डाल सकते हैं, और वो है डायरी लेखन। दिन प्रतिदिन आप डायरी लेखन करें और उस डायरी लेखन के अंतर्गत पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, वो सारा का सारा आप लिखें। इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े और जो महान लोग हुए, दार्शनिक जो लोग हुए हैं, वो डायरी लिखते थे। स्वयं महात्मा गांधी डायरी लिखते थे और उन्होंने कहा कि इस डायरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और स्वयं को समझने का मौका दिया है। कुछ इस प्रकार की गलतियां, कुछ इस प्रकार की सीख या कुछ इस प्रकार के अनसुलझे सवाल जिनके मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे, इस डायरी ने मुझे दिए हैं। क्योंकि जब हम बैठ करके डायरी लिखते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो धीरे 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 वो सारी की सारी अंदर की जो चीजें हैं, चाहे हमारे गुण हो चाहे हमारे अवगुण हो, वो हमारे उस पृष्ठ के ऊपर सामने आ जाते हैं, जिनको हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं और खुद को जान सकते हैं। इसके साथ ही दैनिक मानसिक अवलोकन भी करें। दैनिक मानसिक अवलोकन का अर्थ हो गया कि सुबह से लगा करके शाम तक आपने क्या क्या किया है, उसका अवलोकन करें। जैसा कि जैन साधु होते हैं, साध्वियां होती है, वो प्रतिक्रमण योग करते हैं, यानी कि पीछे की ओर लौटते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कभी आप भी करके देखना, आराम से बिस्तर के ऊपर लेटना और स्वयं का विश्लेषण करना कि सुबह से उठ करके और रात को बिस्तर के ऊपर जाने तक आपने क्या क्या किया है। इतना ही नहीं, जब आप सुबह उठते हैं तो पूरे दिन आप क्या क्या करना चाहते हैं, उसके प्रति भी आप मनन करें, चिंतन करें, विश्लेषण करें। इस विश्लेषण से एक फायदा आपका यह भी हो जाएगा, जहां आपके समय का प्रबंधन होगा, वहीं जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी साधक बनती है। अध्यात्म और विज्ञान, यहां पर अध्यात्म और विज्ञान जो हेडिंग दिया गया है, उस हेडिंग के पीछे जो व्यक्तित्व को जोड़ा गया है, उसके पीछे कारण यह है कि अध्यात्म जो स्वयं को पहचानने की एक प्रक्रिया है, और विज्ञान यानी कि जो भौतिक पदार्थों को या भौतिक जगत का जो हमें ज्ञान करवाता है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो इंसान है वह भौतिकवाद के पीछे बहुत अधिक दौड़ रहा है। इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि न तो कोरा अध्यात्मवाद और न कोरा भौतिकवाद हमारा विकास कर सकता है। उन दोनों के मध्य संतुलन का होना बहुत ही जरूरी है। जो अध्यात्मवाद है वह हमारे उस चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान क्या कह रहा है? अमेरिका के अंदर 1982 के अंदर वहां की सरकार ने पूछा वैज्ञानिकों से कि आने वाले 100 साल में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी और किस खोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां के सभी वैज्ञानिकों ने एक मत से कहा कि आने वाले 100 साल की यदि बात करते हैं तो उस समय हमें चेतना के भौतिक विज्ञान के खोज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज का विज्ञान इसको समझने लग गया है। और जब हम उस चेतना के विज्ञान की बात करें, उस अध्यात्म के और स्वयं को पहचानने की जब हम बात करते हैं, उसी के साथ में आता है हमारा स्व प्रबंधन। जैसा कि नाम है, स्वयं का प्रबंधन, खुद का प्रबंधन। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। व्यक्ति कभी भी खुद का प्रबंधन नहीं करता है, वह हमेशा दूसरों के ऊपर शासन प्रशासन करना चाहता है, दूसरों को हमेशा वह आदेश देता है। लेकिन यदि हम अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तब हमें सर्वप्रथम
खुद का प्रबंधन करना पड़ेगा। निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले स्वयं के ऊपर आप अनुशासन स्थापित कीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किस प्रकार से हम स्वयं का प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान के जो छोटे छोटे प्रयोग है वह व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनके मध्य तालमेल स्थापित करती है, सामंजस्य स्थापित करती है, एक संतुलन बिठाती है, उनको जानने का हमें मौका देती है, हमारे मन को, हमारे भावों को सकारात्मक बनाती है, उनको शांत करती है। और जब हमारे विचार, जब हमारे भाव जो नकारात्मक है वह शांत होते हैं, तब हमें हमारे अंदर की शक्तियों को जानने का मौका मिलता है और हम स्वयं को पहचानते हैं। स्वयं प्रबंधन अपने आप में ही अध्यात्म का क्षेत्र है, और अध्यात्म के क्षेत्र के लिए और इस स्व प्रबंधन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर प्रवेश करना है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो कहा है, रहो भीतर जियो बाहर। आपको अपने अंदर रहना है, लेकिन साथ में बाहर भी अपने कार्य करते रहना है। यदि इसी कड़ी में हम अगले अध्याय की बात करें, जिसके अंतर्गत जिस सर्वांगीण व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं उसको हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से प्रयोग आते हैं। और प्रेक्षा ध्यान वह एक सरल पद्धति है जिसके द्वारा हम उस अखंड व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतर एक खंडित व्यक्तित्व के अंतर्गत जीते हैं, और जब व्यक्ति उस खंडित या विघटित व्यक्तित्व में जीता है तब अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, विषमताएं पैदा होती है, और वह विषमताएं केवल अपने तक ही नहीं, वह परिवार और समाज तक के अंदर वह अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। अखंड व्यक्तित्व में प्रेक्षा ध्यान किस प्रकार सहायक हो सकता है? प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत यदि सबसे पहले हम लेते हैं उसके सहायक अंग, प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है। आसन है, प्राणायाम है, ध्वनि और मुद्रा है। आसन हमारे शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़, स्थिर और साधनानुकूल बनाते हैं, जिससे हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। प्राणायाम यह प्राण शक्ति को संतुलित और विकसित करने में सहायक है, हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणायाम हमारे आवेशों के ऊपर संतुलन स्थापित करता है। ध्वनि का प्रयोग, जिसके अंदर अनेक प्रकार की ध्वनियां होती है। हम जब ध्यान करते हैं तो अरहम की ध्वनि करते हैं, महाप्राण ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं, और जब ध्वनि करते हैं आप ओम का भी लंबा उच्चारण कर सकते हैं, और जब उच्चारण करते हैं तब आप महसूस कीजिए उस समय हमारे विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। बाहरी कोई भी इस प्रकार के या आंतरिक जो विचार होते हैं वो हमारे अंदर व्यवधान पैदा नहीं करते हैं, और अंदर पैदा होने वाले जो बुरे प्रकंपन होते हैं वो धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं, मन शांत और एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से मुद्रा जो हमारे भावों को प्रभावित करती है, इसलिए मुद्रा का प्रयोग बहुत जरूरी है। और मुद्रा का प्रयोग यदि दीर्घ काल तक किया जाए तो इससे हमारे भाव पवित्र बनते हैं, शरीर के अंदर प्राणों की जो रुकावट होती है वह धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। प्रेक्षा ध्यान के 8 जो मुख्य अंग है, उन 8 मुख्य अंग में सबसे पहले आता है हमारा कायोत्सर्ग, स्वतः सुझाव और अपने शरीर के प्रति जागरूकता, सतत जागरूकता के द्वारा यदि हम शरीर के एक एक भाग को शिथिलता का सुझाव देते हैं तो सभी प्रकार के तनावों से हम मुक्त हो सकते हैं। और जब तनाव से मुक्त होते हैं और धीरे धीरे कायोत्सर्ग के द्वारा हम उसे अंदर की गहराई में उतरते हैं तो व्यक्ति को अपने स्वयं की
पहचान भी होती है। अंतर यात्रा, इसके द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करता है, उन शक्तियों को ऊपर उठाता है। श्वास प्रेक्षा के द्वारा भी एकाग्रता का और जागरूकता का विकास होता है। शरीर प्रेक्षा, इसमें शरीर के प्रत्येक अंग, यहां तक कि शरीर की एक एक कोशिका के प्रति जागरूकता का अभ्यास किया जाता है, जिससे प्राणों का संतुलन बढ़ता है और स्वयं की चेतना की अनुभूति भी होने लगती है। चैतन्य केंद्र परीक्षा, हमारे शरीर के अंदर 13 चैतन्य केंद्र है, जहां हमारी चेतना सघन रूप से पाई जाती है। ये चेतना के बहुत ही विशिष्ट केंद्र है, और यदि पूरी जागरूकता के साथ इनका अभ्यास किया जाए तो हमारे अंदर की जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं उनका जागरण होने लगता है। लेस्या ध्यान, लेस्या ध्यान यानी कि विभिन्न प्रकार के रंगों का ध्यान, क्योंकि जो रंग होते हैं वह हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, और उन भावों के संतुलन के लिए जो रंगों की सूक्ष्म तरंगे होती है, जो किरणें होती है, वह उनको प्रभावित करती है, जिससे हमारी भावधारा निर्मल होती है, और हमारे शरीर के चारों ओर जो एक आभा मंडल होता है वह आभा मंडल निर्मल, पवित्र और तेजस्वी बनता है। इसी के साथ अनुप्रेक्षा और भावना का प्रयोग। अनुप्रेक्षा सत्य के प्रति, यानी सत्य को जानना, सत्य के प्रति जो निष्ठा है उसको बलवती बनाना, जो अंदर की मूर्छा है उस मूर्छा को तोड़ना। और जो भावना का प्रयोग चलता है वह बार बार दोहराना, पुनरावर्तन करना, और जब बार बार किसी चीज का पुनरावर्तन किया जाता है तो उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर निर्मित होने लग जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान के जो विशिष्ट अंग है वह 3 है। उन तीनों में जो सबसे पहले वह है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, अर्थात आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह वर्तमान में पूर्ण जागरूकता के साथ और सततता के साथ उसको करें। इससे चेतना की अनुभूति परखर होती है, व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है। आने वाले विचारों के प्रति सजग रहें, आने वाले विचारों को केवल और केवल देखते रहें, इससे बुरे संस्कारों से हमें मुक्ति मिलती है। अनिमेष प्रेक्षा, जिसको हम त्राटक भी बोल सकते हैं, यह हमारी चेतना शक्ति को जागरण करने की एक प्रक्रिया है। इससे सभी प्रकार के तनाव दूर होते हैं और एकाग्रता का इससे विकास होता है। व्यक्तित्व के स्वरूप और संरचना के ऊपर यदि हम विचार करें तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने देखिए 2 प्रकार के चित्र बनाए हुए हैं। एक चित्र जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारी आत्मा है और दूसरी तरफ पदार्थ है, यानी कि जो हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है उसी चेतन यानी आत्मा और अचेतन यानी कि पदार्थ, इनसे मिलकर के बना हुआ है, यानी कि हमारा यह द्वंद्वात्मक अस्तित्व है। और जो आत्मा है और आत्मा का जो गुण है, आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण है ज्ञान, आनंद और शक्ति। जबकि जो पदार्थ है, पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ में वर्ण, गंध, रंग, स्पर्श, रस, यह एक पदार्थ का गुण है। और जो यह हमारा शरीर है, यह हमारा शरीर, आत्मा और दूसरा जो पदार्थ है, इनसे मिलकर के यह बना हुआ है। और आत्मा और शरीर इस प्रकार से मिले हुए हैं जिस प्रकार से कि दूध के अंदर पानी मिला हुआ है। यदि हम इस दूसरे चित्र की तरफ ध्यान दें तो उसमें भी वही आत्मा और पदार्थ है, लेकिन इस आत्मा और पदार्थ के संयोग से फिर 6 तत्वों का निर्माण होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, हमें चेतना की अनुभूति होती है। और वो जो 6 पदार्थ है वह हमारा प्राण, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और भावों का निर्माण होता है। और जो ये 6 पदार्थ है, इन 6 पदार्थों का
पूर्ण रूप से संतुलन ही क्या है? इनका संतुलन ही हमारा अखंड व्यक्तित्व है। और उस अखंड व्यक्तित्व को हम, जैसा कि आपको बताया है, हम प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है, न तो उसका प्राण का संतुलन है, न उसके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के काम करने वाले तंत्रों के मध्य कोई तालमेल है, न भावों के ऊपर कंट्रोल है, न उसकी बुद्धि ठीक ढंग से काम कर रही है, यानी कि हमारा विघटित व्यक्तित्व है। इसी चीज को जानने के लिए हम यदि इस शरीर के स्तरों को समझें, हमारे 3 प्रकार के शरीर बताए गए। एक है हमारा औदारिक शरीर, एक है हमारा तेजस, और दूसरा है हमारा कार्मण शरीर। जो हमारा औदारिक शरीर है, आप यूं समझ सकते हैं कि ये आत्मा है, और उस आत्मा के सर्वप्रथम यदि उस आत्मा से कोई जुड़ा हुआ शरीर है तो वो कार्मण शरीर है, जो सबसे सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर। उसके बाद में कर्मण शरीर के बाद में आता है हमारा तेजस शरीर, और फिर आता है हमारा औदारिक शरीर, यानी कि स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर के काम करते हैं। और इसी औदारिक शरीर के अंदर जो तेजस शरीर है, जो प्राण शरीर है, जहां से प्राण शक्ति विकसित होती है, और जितने भी प्रकार की हमारी आदतें या संस्कार है वो इस कार्मण शरीर से आते हैं। और इसको यदि हम चेतना के स्तर पर हम समझें तो पुनः यदि हम आत्मा लें, आत्मा से निकलने वाली जो किरण है, वह आत्मा से निकलने वाली किरण सबसे पहले कहां पर पहुंचती है? उस कार्मण शरीर के ऊपर। और जो आत्मा से निकलने वाली वो जो किरण है उसको हम कहते हैं चित्त। और वह जो चित्त है, जब उस कार्मण शरीर को पार करके निकलता है, तब निर्माण होता है लेस्या का। लेस्या यानी कि एक रंगीन तरंग। और वही जो लेस्या होती है, जब तेजस शरीर के साथ में मिलती है, तब निर्माण होता है अध्यावसाय का, विभिन्न प्रकार के भावों का। और वही जो भाव होते हैं हमारे शरीर के ऊपर उतरते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व की जो हमारी कार्य प्रणाली है वह किस प्रकार से होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो हमारी चेतना है उसके 3 गुण हैं, वह है ज्ञान, आनंद और उसकी शक्ति। यानी कि ज्ञान भी है, आनंद भी है और शक्ति है। और व्यक्तित्व के रूप में जो ये तीनों काम करते हैं, आनंद यानी कि भावों के रूप में, अच्छे बुरे भावों की हमें अनुभूति होती है। शक्ति प्राण के रूप में। यदि व्यक्तित्व की इस कार्य प्रणाली को हम समझे, जिसमें सर्वप्रथम एक मोमबत्ती जैसी जल रही है जो हमारी आत्मा है, और इस आत्मा की ये 3 प्रवाह है, और जो ये चैतन्य की जो रश्मियां निकल रही है, जो ये प्रवाह है, उस प्रवाह के अंदर जो सबसे पहला है वह है आनंद, जो कि कार्मण शरीर, तेजस शरीर और फिर औदारिक शरीर तक पहुंचता है और भाव पैदा होते हैं। दूसरा है उस आत्मा की शक्ति, जो उस तेजस शरीर के साथ में जुड़ करके और वह आगे बढ़ता है, वह है प्राण, जो आगे जाकर के प्राण शक्ति के रूप में प्रकट होता है। और तीसरी जो उस आत्मा की शक्ति बताई थी वह है ज्ञान। जो ज्ञान है वह आगे बढ़ता है और उस औदारिक शरीर के साथ में चित्त के रूप में वह प्रकट होता है। और यही हमें जो चित्त होता है वह अनेक प्रकार से प्रभावित करता है और हमें उसकी अनुभूति भी होती है। और जब यह चित्त का जो यह प्रवाह है, चैतन्य का जो यह प्रवाह है,
जो इस कार्बन शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर के अंदर उतर करके आ रहा है, और यही आगे हमारा एक प्रवृत्ति तंत्र बनता है, जिसके अंतर्गत सारी कायिक, वाचिक और जो मानसिक प्रवृत्तियां होती है उनको हम पूरा करते हैं। इसी को यदि हमें व्यक्तित्व के विघटन के रूप में देखें तो आपके सामने जो चित्र है यह वही चीज बता रहा है कि वही जो चैतन्य का प्रवाह है, वह चैतन्य का प्रवाह किस प्रकार से इस कार्बन शरीर और इस तेजस शरीर के अंदर आता है, और फिर हमारे अंदर जितने भी भाव आदि पैदा होते हैं। और जब यह इस औदारिक शरीर के अंदर आता है, जब इस औदारिक शरीर के अंदर आता है तो एक प्रकार से उस मन और भाव के ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिसको हम तनाव भी कह सकते हैं, और एक अंदर अंतर्द्वंद पैदा होता है। और जो वह अंदर का अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद के कारण से दो चीजें आती है। एक तो हमें निर्णय लेना है, निर्णय हमारे अनुकूल भी हो सकता है और निर्णय हमारे प्रतिकूल भी हो सकता है। और यदि निर्णय अनुकूल होता है तब हमें अच्छा फील होता है, और जब वही निर्णय हमारे अनुकूल नहीं होता है तब हमें अच्छा फील नहीं होता है, फिर हमें चारों ओर असफलताएं नजर आने लग जाती है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम उस अखंड व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि शुरुआत में बताया जा चुका है कि कायोत्सर्ग के द्वारा, फिर श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये डायग्राम बच्चों आपको यह बता रहा है कि कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा यह हमारे औदारिक शरीर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में जो लेस्या ध्यान हम करते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे तेजस शरीर के ऊपर पड़ता है। और यदि जो विचार प्रेक्षा की जाती है वह हमारे कार्बन शरीर को प्रभावित करता है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं, यदि इन प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों को देखें और उस शरीर की हम बात करें, तो हमारे ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग हमारे उन सूक्ष्म से जो सूक्ष्मतर हमारा जो शरीर है उनको प्रभावित करते हैं और हमारे अखंड व्यक्तित्व का वो निर्माण करते हैं। अगले अध्याय के अंतर्गत हम आते हैं, जिसके अंतर्गत व्यसन की समस्या, यानी कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किस प्रकार से हम व्यसन मुक्त हो सकते हैं। यदि हमें व्यक्तित्व की बात करें और व्यक्तित्व के संगठित और विघटन की हम बात करें, तो उस व्यक्तित्व के संगठन और विघटन में, उसके विघटन में जो एक बहुत बड़ा कारक बनता है वो है हमारा व्यसन की प्रवृत्ति। और उस व्यसन की प्रवृत्ति के अंतर्गत जब हम विभिन्न प्रकार के व्यसनों को करते हैं, और हम सभी जानते हैं जब व्यसन किया जाता है तो व्यक्ति के अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने मन के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और आज के स्वस्थ समाज के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा है, उन बाधाओं में एक बाधा व्यसन की भी है। और कहा भी गया है कि एक व्यक्ति को यदि शराब और बीड़ी का यदि ज्ञान नहीं होता तो इस पूरी दुनिया के अंदर लगभग आधे से ज्यादा प्रकार की समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाती। समाज के अंदर जो आक्रामकता है, जो हिंसा है, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, उस कारण के पीछे है व्यसन। इसी प्रकार से व्यसन के प्रभाव को यदि देखें तो हमारे शरीर के ऊपर, विभिन्न प्रकार के तंत्रों के ऊपर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यदि कोई जर्दा खाता है तो मुंह का कैंसर हो जाता है, शराब पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन को और हमारे भावों को भी व्यसन प्रभावित करता है। एक शराब पिए व्यक्ति को कोई भी होश नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे समाज और हमारे राज्य के ऊपर भी वह प्रभाव डालता है। जहां समाज के अंदर दूरियां पैदा करता है, वहीं समाज के अंदर अनेक प्रकार की
विसंगतियां भी इसके कारण से पैदा होती है। साथ ही परिवार के विघटन का एक कारण भी बनता है। जिस परिवार के अंदर व्यसन किया जाता है वहां पर हर समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े रहते हैं। परिवार का जो माहौल है वह बिल्कुल अशांत बना रहता है। और व्यसन से जो सबसे बड़ी हानि होती है वह आर्थिक क्षति होती है, क्योंकि जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। जहां आर्थिक हानि होती है वहीं पर व्यक्ति की स्वास्थ्य, उसका जो स्वास्थ्य होता है उसकी भी हानि होती है। व्यसन का कारण और यदि निवारण के अंतर देखें तो अधिकतर कारण बनता है बहुत सारे लोग दिखावे के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए, या परिवार में कोई सदस्य करते हैं तो उनके कारण से, या इस प्रकार के उसके साथी लोग हैं उसके कारण से भी अनेक इस प्रकार के नशे का सेवन करते हैं। व्यसन का समाधान हो सकता है। अनेक प्रकार के प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग है। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं भी चलाई जाती है जिसके द्वारा भी व्यक्ति उन योजनाओं के अंतर्गत भाग लेकर के अपने आप को व्यसन से मुक्त कर सकता है। हम देखते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उनमें जाकर के भी इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ई सिगरेट होती है। ई सिगरेट के अंदर कुछ इस प्रकार से वो जो मादक द्रव्य होते हैं उनको मिलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर धुआं नहीं होता, लेकिन उसकी अनुभूति उस प्रकार की होती है। इसी प्रकार से प्रेक्षा ध्यान के जो छोटे छोटे प्रयोग है, जैसे कान के ऊपर हरे रंग का ध्यान है, श्वास प्रेक्षा है, कर्ण पीड़ासन आसन है, आदि छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा भी व्यसन से मुक्त करवाया जा सकता है। और व्यसन मुक्ति शिविर की जो उपलब्धियां, अर्थात प्रेक्षा ध्यान से संबंधित भी अनेक प्रकार के शिविर लगाए गए, और जो लोग व्यसन करते हैं उनके ऊपर प्रयोग करवाए गए। कायसर के प्रयोग करवा करके उनको गहरे अचेतन मन तक उनको ले जाया गया और उनको इस प्रकार के अनुप्रेक्षाओं के द्वारा सुझाव दिए गए, और उसके बाद में जो परिणाम आए वो बड़े आश्चर्यजनक आए कि लोगों ने ऐसा संकल्प ले लिया कि आज के बाद में हमें किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना है, और लोगों ने व्यसन की प्रवृत्ति को छोड़ा भी। उन्नत व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह जानना है कि अनासक्त व्यक्तित्व क्या होता है। अनासक्त से पहले यह जाने कि आसक्ति क्या है। आसक्ति यानी कि हमारा किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक राग की भावना। अनासक्त व्यक्तित्व में उसका जो सबसे बड़ा लाभ है वह हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, क्योंकि राग मोह जो होता है यही अनेक प्रकार की इच्छाओं का और अनेक प्रकार की विषमताओं का कारण बनता है। क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वह अनंत होती है, वह उनको कभी पूरा नहीं कर सकता, और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती है उसके अंदर और ज्यादा आसक्ति की भावनाएं भी प्रबल होती जाती है। इसलिए व्यक्ति को आसक्ति से मुक्ति पाकर के अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज और समझनी यह जरूरी है कि आसक्ति और आवश्यकता में क्या अंतर होता है। आसक्ति और आवश्यकता के अंतर को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बंदर होता है और एक इस प्रकार के छोटे से पात्र में चने पड़े हैं कि उसमें हाथ तो जा सकता है, लेकिन यदि मुट्ठी बंद करे तो हाथ बाहर नहीं आ सकता। और जब बंदर हाथ डालता है और वह मुट्ठी बंद कर लेता है और जब वो कोशिश करता है तो उसका हाथ बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद होती है। चने उसकी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उसको खाना है, लेकिन वह उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। उसके प्रति उसका प्रबल वह राग है। धन की आसक्ति आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है। धन जरूरी है, रोटी कपड़ा भी जरूरी है जीवन को जीने के लिए, लेकिन कहां तक? जितनी आवश्यकताएं हैं वहां तक जरूरी है। आसक्ति का कारण क्या है?
असीमित इच्छाएं, और यही असीमित इच्छाएं जो आगे जाकर के इसका जो परिणाम निकलता है वह समाज के अंदर और परिवार के अंदर विषमताओं और समस्याओं के रूप में सामने आता है, और समाज के अंदर दूरियां पैदा करता है, शोषण का कारण बनता है। और आसक्ति का निवारण अनासक्ति की भावना को प्रबल करके किया जा सकता है। अनासक्ति की भावना को प्रबल करके भी किया जा सकता है, और साथ में जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं उनको सीमित किया जाए। जितनी आवश्यकता है उतने ही धन का संग्रह किया जाए, उससे ज्यादा धन का संग्रह नहीं किया जाए, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं होता है। श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जीवन क्या होता है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि प्रवृत्ति का संतुलन ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जीवन है। और व्यक्ति यदि पदार्थों के उपभोग में संयम करता है तो वह एक अपना श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, उन दोनों के मध्य संतुलन भी होना बहुत जरूरी होता है। यहां पर बात यह आती है कि जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति है क्या? कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हम क्रिया करते हैं, वह प्रवृत्ति है, क्योंकि बिना कार्य, बिना क्रिया या बिना कर्म किए हुए हम नहीं रह सकते। उसका भी होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है उन दोनों के मध्य संतुलन का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि इस संतुलन की हम बात करें तो आसक्ति जो होती है यह हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है। आसक्ति के साथ में अनासक्ति का भी होना जरूरी है। राग है तो उसके साथ में द्वेष का भी होना बहुत जरूरी है। और अनासक्ति का आधार क्या है? अनासक्ति का आधार है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में संतुलन का स्थापित होना। ठहरना जहां निवृत्ति है वहीं चलना प्रवृत्ति है। केवल चलते ही जाएं ऐसा संभव नहीं है, ठहराव भी जरूरी है। जब हम ठहरेंगे, विश्राम करेंगे तो पुनः शरीर को शक्ति मिलेगी और प्रवृत्ति को और अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। यह संतुलन है। इसके साथ में आहार है तो अनाहार भी है। हम खाते हैं तो इस शरीर को विश्राम देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपवास भी करना चाहिए। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन है। इतना ही नहीं, चिंतन है तो अचिंतन भी है। यह नहीं कि केवल हम चिंतन करते जाएं और वह हमारी मानसिक बीमारियों का कारण बन जाए, उसको भी हमें विश्राम देना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, यानी कि हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संतुलन करके चलना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंदर संतुलन है तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छे ढंग से अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह स्वयं का अच्छे ढंग से आत्म मूल्यांकन कर सकता है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। उसके अंदर समायोजन करने की, हर परिस्थिति के अंदर समायोजन करने की क्षमता होती है। वह जीवन के लक्ष्यों का चुनाव विवेकपूर्ण करता है। उसके अंदर संवेगात्मक रूप से परिपक्वता होती है। काम की भी उसके अंदर परिपक्वता होती है। के प्रति उसके अंदर संतुष्टि पाई जाती है। वह अपने जीवन को बहुत ही संयमित और नियमित जीता है। संतुलित जीवन, संतुलित जीवन क्या होता है? संतुलित जीवन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक तो हमारा पारिवारिक जीवन, एक हमारा सामाजिक जीवन और एक अपना स्वयं का यानी कि वैयक्तिक जीवन। इनका हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, उन सब के मध्य हम किस प्रकार से तालमेल बिठा सकते हैं। इतना ही नहीं कि केवल हम ही खाएं पिएं और दूसरे का हमें कोई मतलब ही नहीं है। उन सब के मध्य जो संतुलन होता है वही हमारा संतुलित जीवन होगा। इसके साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उन्नत व्यक्तित्व के लिए चरित्र की बात की गई है कि क्या होता है हमारा चरित्र।
एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति जो होता है उसका उतना ही अच्छा व्यक्तित्व भी होता है। और उन्नत व्यक्तित्व के लिए जहां व्यक्ति का चरित्रवान होना जरूरी होता है, क्योंकि चरित्र हम किसको कह सकते हैं? हमारे अंदर पाए जाने वाली हमारी नैतिकता, हमारी जो ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठता है, हमारे अंदर जो रिजुता है, हमारे अंदर जो मृदुता है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये हमारी चरित्र के अंतर्गत आती है। और इसके लिए आत्मसिद्ध व्यक्तित्व है। आत्मसिद्ध व्यक्तित्व का यहां पर अर्थ है कि व्यक्ति का अंतरंग व्यक्तित्व जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावित होकर विकसित होता है। लेकिन जब कभी असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होती है और व्यक्ति को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान करने में वह असमर्थ है, उसमें भी यदि वह अपने आप को बिल्कुल सामंजस्य की स्थिति में और धैर्यवान बनाए रखता है और उनका वह रास्ता निकालता है, तो निश्चित रूप से वह उसका एक अच्छा व्यक्तित्व होगा। इसके साथ ही मनोविज्ञान और चरित्र, यानी कि मनोविज्ञान चरित्र के बारे में क्या कहता है? चरित्र और व्यक्तित्व एक चीज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे अंदर पाई जाने वाली दया, क्षमा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, इनका जो समुच्चय है वह क्या है? वह हमारा चरित्र है। चरित्र में एक नैतिक स्तर होता है। चरित्र के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह चरित्र की दृष्टि से अनेक प्रकार का होता है। उन्होंने उसमें जो उसके 5-6 प्रकार बताए हैं। एक तो कहा कि ऐसे लोग होते हैं जिनमें रागात्मक चरित्र होता है, अर्थात इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आसक्ति की भावना ज्यादा पाई जाती है। दूसरा उन्होंने कहा द्वेषात्मक प्रवृत्ति चरित्र वाले, यानी कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें द्वेष की भावना ज्यादा पाई जाती है। तीसरा उन्होंने जो बताया वह मोहात्मक चरित्र, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आलस्य, मूढ़ता, आक्रमण्यता, इस प्रकार की प्रवृत्तियां ज्यादा पाई जाती है। अगला उन्होंने कहा श्रद्धात्मक, यानी कि एक तरह से अंधविश्वासी होते हैं और हर किसी के ऊपर बहुत जल्दी ये क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। बुद्धियात्मक, इस प्रकार के जो लोग होते हैं सोच समझ करके काम करने वाले होते हैं। और जो वितर्कात्मक चरित्र वाले होते हैं, इस प्रकार के लोग तर्क और वितर्क करने वाले होते हैं। क्या चरित्र परिवर्तन के उपाय है या हम चरित्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। और चरित्र परिवर्तन के उपाय के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न प्रकार के ध्यान के प्रयोग हैं, उन प्रयोगों के द्वारा हम हमारे अंतःमन को, हमारे विचारों को और हम हमारे भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम जितने भी अध्याय पढ़ रहे थे, इन अध्यायों के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से जानने का प्रयास किया कि व्यक्तित्व क्या है और विभिन्न दृष्टिकोणों से हम व्यक्तित्व विकास की बात की कि किस प्रकार से हम उस व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि व्यक्तित्व से संबंधित जितनी भी हमारी ये चर्चा हुई है, आप लोगों ने इसको समझा है और अपने भी व्यक्तित्व का, एक अच्छे व्यक्तित्व का निश्चित रूप से आप निर्माण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।